गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर कविता सैनी। आज हम ये सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत गृह परिचर्चा यानी गृह परिचर्चा जो स्कूल के अंदर ऐसे हाउसेस बनते हैं जिसमें स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, प्रिंसिपल भी, स्टाफ जो टीचिंग स्टाफ है वो भी, पेरेंट्स भी जो जुड़ते हैं। तो ऐसे जो हाउसेस हैं यानी गृह, उनके डिस्कशन के लिए किस प्रकार से ये सब मिलकर के अपने कोलैबोरेशन द्वारा स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसके लिए काम करते हैं, विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे गृह परिचर्चा, क्योंकि गृह परिचर्चा होती है आपस में डिस्कशन करके। डिस्कशन किन किन मुद्दों पर? अध्ययन, अध्यापन और जितना भी ये अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी बालकों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है। जब स्टूडेंट स्कूल में होते हैं तो वो है लर्निंग करते हैं और उस लर्निंग के अंदर उन्हें वो नॉलेज सिखाई जाती है जो उनके फ्यूचर, उनके डेवलपमेंट में एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। साथ ही अध्यापन यानी टीचिंग। अब टीचिंग कराने के लिए जब ट्रेनिंग पीरियड्स होता है तभी जो सेवा पूर्व शिक्षक जो ट्रेनिंग ले रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, तो वह जो टीचर्स हैं उनकी अध्यापन से संबंधित सारी पेडागॉजिकल जो है शिक्षण शास्त्रीय उनको जानकारी दी जाती है अपने विषय से संबंधित। तो इस अध्ययन जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं यानी लर्निंग कर रहे हैं और अध्यापन जो शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है, इस संपूर्ण प्रक्रिया में शोध का इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना रिसर्च किए हम कुछ जो इनोवेशंस हैं या कुछ न्यू फैक्ट है, कुछ न्यू कंसेप्ट है वो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब इस तीनों चीजें हमने देखी जिसमें हमने टीचर के संदर्भ में टीचिंग को देखा, स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट में हमने लर्निंग को देखा और इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एक न्यू एस्पेक्ट आता है आपका रिसर्च। रिसर्च यानी शोध, अनुसंधान, इसे डिफरेंट वर्ड्स अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं। अनुसंधान, अब ये अनुसंधान जो क्या करता है इस टीचिंग लर्निंग के इस संदर्भ में न्यू जानकारी यानी नई जानकारी, तथ्य, विचार, अवधारणा आदि को इजाद करते हैं। जो इस पूरी ये सब क्या करते हैं, ये सभी इस पूरी जो प्रोसेस है इसमें फिर चेंज लाते हैं। तो चेंज लाने यानी परिवर्तन, ये परिवर्तन को क्या माना गया है, एक पुण्य यात्रा। मतलब एक ऐसी जर्नी है जिसमें सभी का भला अच्छा छुपा हुआ है, इसलिए इसे पुण्य माना गया है। और इस तरह से इनको सीखना, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऐसा है, टीचिंग को अगर हम छोड़ दें तो लर्निंग यानी अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा कहलाती है शिक्षा। और शिक्षा जब जीवन पर्यंत चलने वाली है तो उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी होती है। टीचिंग का मतलब ये नहीं कि केवल टीचर ही पढ़ाए, जो भी हमें कुछ नई बातें बता रहा है वह भी टीच कर रहा है, ठीक है, तो उसे भी हम अपना टीचर मान सकते हैं। अपने फैमिली के अंदर कहा गया है कि माता भी गुरु है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हम इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल रूप से जो एजुकेशन को लेते हैं वह भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रकार अध्ययन, अध्यापन और शोध
शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, फॉर्मल रूप से संपादित होती है, यानी औपचारिक रूप से। तो ये जो विद्यालय का जो वातावरण है फिर वह वातावरण बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए निर्मित किया जाता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है इस विद्यालय के अंदर जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब ये विद्यालय ही क्या करता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी समाज अपने बच्चों को कैसा देखना चाहता है, किस तरह का हमारा बच्चा भावी जीवन में जाकर एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके, चाहे वो कवि बन सके, पॉलिटिशियन बन सके, प्लेयर बन, खिलाड़ी बन सके, या टीचिंग प्रोफेशन में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या क्या बन सके। तो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण ही विद्यालय को क्या है, लघु समाज की, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा भी दी है, और ये दी है जॉन ड्यूवी ने। तो इस प्रकार अब समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विद्यालय का इम्पोर्टेंट रोल हो गया, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी जो है विद्यालय का इम्पोर्टेंट रोल हो गया। अब इस विद्यालय को चलाने के लिए, इस विद्यालय को कह सकते हैं हम चलाने के इसका विकास, एक कंसेप्ट हम लेते हैं डेवलपमेंट का। तो विद्यालय का विकास तभी होगा जब इसमें प्राचार्य या प्रधान अध्यापक लिखते हैं हम, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अभिभावकों का सहयोग आवश्यक है। और ये सहयोग, अब इसमें अभिभावकगण हो गए, मतलब समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो अभिभावक यानी समाज के सभी वर्ग या वर्गों हम कह सकते हैं, बहुवचन में वर्गों के व्यक्ति, ये अनदर इसके लिए स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सभी व्यक्तियों के बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी का सहयोग विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए होना आवश्यक है। जब तक ये सभी मिलकर के अपना कंट्रीब्यूशन स्कूल के डेवलपमेंट में नहीं देंगे तब तक विद्यालय का विकास नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं इसमें
क्लास में जो है शिक्षक का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है और शिक्षक को क्या करना पड़ता है, इसके लिए अपने छात्रों की समस्त जानकारी होना आवश्यक है। अब समस्त जानकारी होना आवश्यक है तो इसके लिए क्या करेंगे, साथ ही शिक्षक छात्रों को जो समस्त जानकारी जो छात्रों से संबंधित होगी वह प्रदान या प्राप्त होगी अभिभावकों से। ठीक है, तो अभिभावकों से छात्रों के संबंध में समस्त जानकारी को पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, और बच्चे किस सब्जेक्ट में वीक हैं, तो इस प्रकार की जो जानकारी विद्यार्थियों के संदर्भ में होती है वह अभिभावकों से ही प्राप्त होती है। अभिभावकों से प्राप्त होने के कारण ये जो जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है, छात्रों के संदर्भ में समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु अभिभावकों से संपर्क करना या चर्चा करना यही क्या कहलाता है, गृह परिचर्चा। ठीक है, और इस गृह परिचर्चा में जो सहभागिता है वो सहभागिता होती है अभिभावक की। ठीक है, अभिभावकों की। अब तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब बच्चों के लिए हम समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिभावकों से संपर्क करते हैं उसे ही गृह परिचर्चा कहा जाता है। अब ये जो गृह परिचर्चा है, इस गृह परिचर्चा जो गृह परिचर्चा है ये दो टाइप से हम कर सकते हैं। सबसे पहला है दो टाइप। फर्स्ट है इसमें शिक्षक अभिभावक संघ। शिक्षक अभिभावक संघ और सेकंड जो है मातृ शिक्षक संघ। शिक्षक संघ, ठीक है। इस दो तरह से हम गृह परिचर्चा में अभिभावकों की सहभागिता ले सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट शिक्षक आज के इस वीडियो में फर्स्ट जो टॉपिक है वह है
अभिभावक संघ के बारे में स्टडी करते हैं। अब शिक्षक अभिभावक संघ होता क्या है? तो शिक्षक अभिभावक संघ, तो इसको टीचर पेरेंट एसोसिएशन के नाम से भी इंग्लिश में कहते हैं, शिक्षक अभिभावक पेरेंट एसोसिएशन। तो हम जब बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि ये एसोसिएशन क्यों बनाया गया है? बालकों को एक अच्छी बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु दो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जो भूमिका होती है, वह भूमिका एक तो होती है शिक्षक की और एक होती है अभिभावक की। क्योंकि हमारे बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा चाहिए वो बताएंगे पेरेंट्स। तो इन दोनों की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माना यह जाता है कि बालक जो शिक्षा प्राप्त करता है, बालक जो शिक्षा प्राप्त करता है वह, अब इसे मैं इस तरह से लेती हूँ, वह एक चौथाई शिक्षा जो है वो प्राप्त करता है शिक्षकों से। केवल एक चौथाई शिक्षा की ये रिसर्च हुई है, इसके आधार पर ये चीज हमें ज्ञात हुई है कि एक चौथाई शिक्षा जो प्राप्त कर रहा है बच्चा, वो केवल शिक्षकों से प्राप्त करता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड, फिर टोटल 100% जो एजुकेशन है उसमें 25% रोल ही शिक्षकों का है। तो अनदर एक चौथाई शिक्षा जो प्राप्त करता है वह स्वयं से करता है, स्वयं से, अपने खुद के जीवन के अनुभव से। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो 1/2, यानी टोटल अगर हम माने 50% एजुकेशन, तो 50% एजुकेशन जो है वह बालक अपने माता पिता से ग्रहण करता है। तो इस प्रकार बच्चे के एजुकेशन में जो है वो पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस पेरेंट या जो हम कह सकते हैं गार्जियन, अभिभावक, उनका भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। तो इसलिए विद्यालय के अंदर शिक्षक अभिभावक संघ की गठन किया गया है। एक ऐसे कमेटी बनती है जो अपने बालकों के प्रोग्रेस के, उनकी डेवलपमेंट का के लिए अप्रोप्रिएट सुझाव देती है। अगर विद्यालय में संसाधन भी उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार के जो अभिभावक हैं वह केवल अपने तरफ से अपने बालकों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड है तो वो रिसोर्सेज भी उन्हें अवेलेबल कराते हैं। तो अब
अब क्यों इस जो फर्स्ट पार्ट में वापस शिक्षक अभिभावक संघ। अभी शिक्षक अभिभावक संघ में अभिभावकों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब क्यों महत्वपूर्ण होती है? ठीक है, महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अभिभावक की जो है अपने बालकों की रुचियां, आवश्यकताएं, क्योंकि बालकों में इतना उनका जो है मानसिक विकास नहीं हुआ होता है कि वे अपनी इन आवश्यकताओं को समझ सके। साथ ही उनकी क्षमताएं आदतें, व्यक्तित्व, विभिन्नताएं तथा व्यवहार आदि की जानकारी रखते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जितना अच्छा अपने बच्चों को जानते हैं उतना शिक्षक नहीं जानते, इसलिए इस संघ की एक तरह से हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। और जानकारी रखते हैं और इसीलिए ये जो शिक्षक अभिभावक संघ है इसकी स्थापना विद्यालयों में की गई है। क्योंकि ठीक है, तो हर विद्यालय के अंदर ये एसोसिएशन होता ही है कि सरकारी आदेश भी है कि इन एसोसिएशन को निर्मित किया जाए। साथ ही इस जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हैं, शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों यथा समस्यात्मक बालक, जो क्षेत्र हैं वो ये इसमें सबसे पहले समस्यात्मक बालक तथा प्रतिभाशाली बालक, तो दो ही प्रकार के बालक विद्यालय में होते हैं। एक समस्यात्मक जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है और एक प्रतिभाशाली जीनियस वाले भी विद्यालय में होते हैं। तो बालकों की उपलब्धि आदि
प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर शिक्षा से संबंधित जितने भी एरिया हैं, अब इस जो शिक्षक अभिभावक संघ है इसका गठन क्यों किया गया है? क्योंकि जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र है जिसमें ये बालक जो विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं वो डिफरेंट समाजों से नहीं आ रहे हैं, तो इन समाजों का प्रभाव बच्चों के डेवलपमेंट पे पड़ता है। जो शारीरिक और मानसिक उनका विकास है उसमें समाज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, पेरेंट्स का ही नहीं बल्कि समाज का। तो समाज के इस कॉन्ट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट के कारण ही ये शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना विद्यालय में की गई है। और माता पिता को जो है फिर प्रथम शिक्षक भी माना जाता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है? बच्चों के प्रथम शिक्षक। और ये जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है इसी कारण शिक्षक प्लस अभिभावक इन दोनों के सहयोग से ही काम करता है। क्योंकि अकेले ना केवल टीचर करेगा ना अभिभावक करेंगे, बल्कि दोनों के सहयोग से ही इस एसोसिएशन का क्या है कार्य चलता है। और ये जो संघ है इसकी सूचना, जो भी सूचना ये संघ दे रहा है, ये सूचना अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए, इन दोनों के लिए क्या है उपयोगी होती है। क्योंकि जो एसोसिएशन काम कर रहा है, जो इसके कॉन्ट्रीब्यूशन में जितने पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वो पेरेंट्स को इन समस्त सूचनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। और साथ ही अब ये सूचनाएं जो होती हैं, सूचना कैसे देगा? इसके लिए नियमित बैठकों का कंटिन्यूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं साल में एक बार हुई और ये जो फिर बैठक नहीं हुई, ऐसा नहीं, बल्कि इसकी जो बैठक होती है वो हर मास में होती है। तो जो बैठक है वो बैठकों का आयोजन किया जाता है। और इस बैठकों के अंदर क्या होता है? ये जो बैठकों का आयोजन है इसमें बालकों की समस्याओं की जानकारी प्रदान की जाती है। कौन कौन सी समस्याएं बालकों को है और पेरेंट्स भी बताते हैं, शिक्षक भी बताते हैं, और दोनों ही मिलकर आपस में इन बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय के द्वारा विद्यालय के द्वारा
भी छात्रों के परिवारों की, इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, परिवारों की पारिवारिक सामाजिक आर्थिक एवं वैयक्तिक समस्याओं का ध्यान रखा जाता है, या समझा जाता है, तथा समुदाय के द्वारा भी विद्यालय को सहयोग प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब सामुदायिक, इसलिए जो सामुदायिक विद्यालय हैं, सामुदायिक विद्यालयों जो कम्युनिटी बेस्ड बनते हैं, विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय में हो गई है। जैसे जो ईसाई कम्युनिटीज हैं, इससे रिलेटेड बाउंडेड कम्युनिटीज, उनके मदरसे और मकतबे बनते हैं, तो ये जो सभी सामुदायिक विद्यालय की श्रेणी में ही आते हैं, तो इनका महत्वपूर्ण रोल है। और जो पश्चिम कंट्रीज हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देशों में मातृ क्लब का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता, तो जो भी जवाबदारी होती है बालकों के पालन पोषण की, वो वहाँ की गवर्नमेंट मदर को ही देती है। इसलिए वहाँ मदर टीचर एसोसिएशन बनते हैं या मातृ क्लब बनते हैं, उनमें इन प्रकार की छात्रों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उस पर विचार विमर्श और डिस्कशन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम केवल इसका इतना ही करेंगे। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें गृह परिचर्चा की या गृह परिचर्चा में अभिभावकों के सहयोग
की आवश्यकता बताइए। तो आज आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। और टीचर पेरेंट एसोसिएशन के ऊपर आगे भी कंटिन्यूस वीडियो बनेगा जिसमें इसके कार्यक्षेत्र के बारे में बताया जाएगा। तो कल उसके संदर्भ में हम इसका क्वेश्चन आपको देंगे। या अब इसके साथ ही एक और असाइनमेंट देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ मास्क बना के लेंगे। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस के मास्क लगा लें, लोगों से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहिए। सर्दी खांसी बुखार से कुछ सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिलें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल